नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रबोध गौड़ है। एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ, कुछ नया लेकर। आज जो मैं बात करूँगा, वो मैं करूँगा एनालिटिकल मॉडलिंग की एनटीए यूजीसी नेट के लिए। इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारे उन स्टूडेंट्स के दिमाग में और दिल में कुछ उम्मीद जागेगी कि हाँ, मैं भी नेट निकाल सकता हूँ और नेट इतना टफ नहीं है। जो लोग जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2020 के लिए, उनके अंदर भी एक जोश, जिद और जुनून आएगा कि नहीं, मुझे जेआरएफ मिलनी ही चाहिए और मैं लेकर रहूंगा जेआरएफ। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अभी तक मेरे से जुड़े नहीं हैं, प्लीज मेरे चैनल माई ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर माई क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम पर माई क्लासेस के नाम से, ताकि समय समय पर आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करता रहूं और आपको कुछ नया एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराता रहूं। चलिए आज शुरू करते हैं एनालिटिकल मॉडलिंग एनटीए यूजीसी नेट के लिए। सबसे पहली जो मैं बात करूंगा, सबसे पहली बात करेंगे हम ट्रेंड एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे पेपर 1 की। क्योंकि होता यह है कि पेपर 1 को क्वालिफाई अलग से करना पड़ता है, पेपर 2 को क्वालिफाई अलग से करना पड़ता है। तो पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए जो होता है 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर मैंने पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है पेपर्स का। उस 5 साल के ट्रेंड एनालिसिस में मैंने ये पाया कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस मिलते हैं आपके, और ये मीडियम डिफिकल्टीज के साथ होते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रीजनिंग के, 6 to 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। और ये भी इनका भी जो हर्डल्स होती हैं ये भी इजी टू मीडियम होती हैं। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, ठीक। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब से रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। अगर इन सब का मैं टोटल कर दूं आपका 10 मार्क्स का, यानी कि 2 नंबर का एक है, 10 क्वेश्चन ये मिले तो 20 नंबर के तो यही क्वेश्चन हो गए आपके। 5 क्वेश्चन मिले रिसर्च एप्टीट्यूड के तो 10 नंबर का ये हो गया आपका, ठीक। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशंस के हो गए 8 नंबर, और रीजनिंग के हो गए, मैथमेटिकल रीजनिंग के करीबन 16 to 20 नंबर। इसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लगभग 10 नंबर हो गए। तो जोड़ के अगर टोटल देखा जाए तो आपके 50 to 60 नंबर तो इसी में आप स्कोर कर ले रहे हैं 100 में से, आउट ऑफ 100। तो इसको सोचकर कई लोगों के दिमाग में जुनून और जिद और विश्वास जागा होगा कि नहीं, जेआरएफ निकालना या यूजीसी नेट निकालना इतना टफ नहीं है। तो ये थी ट्रेंड एनालिसिस पेपर 1 की। चलिए अब आगे बातें करते हैं। ये सिलेबस की अगर मैं बात करूं, जो लोग मैनेजमेंट से अपियर हो रहे हैं, तो मैंने इस सिलेबस को बड़ा आसान तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि कोड 17 में मैनेजमेंट के सिलेबस में सब्जेक्ट्स कौन से पूछे जाते हैं। यूनिट 1 जो आपके यूजीसी के नेट पर यूनिट में हिसाब से डिवाइड करा हुआ है, यूनिट 1 में सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का। 1 में ही सेकंड हाफ जो है यूनिट का वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको पता चल गए। उसके बाद यूनिट 2 जो दी हुई है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की दी हुई है। साथ ही साथ जो यूनिट का आधा पार्ट है उसमें एचआरएम दिया हुआ है यूनिट 2 में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 3 में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बल्कि इसका स्ट्रेटेजिक या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पार्ट की चर्चा की गई है। इसके बाद यूनिट 6 में आप देखेंगे तो वहां पर आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है और ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यूनिट 6 में ही स्ट्रेटेजी के साथ, यहां पर आप ध्यान से देखिए, स्ट्रेटेजी के साथ ही इन्होंने यूनिट 6 में मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करी है। और यूनिट 7 अलग से एक दिया हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर नाम से, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। यूनिट 9 में आप देखेंगे कि इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी है। यूनिट 10 में बात करिए एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। यूनिट 8 में बात करिए स्टैटिस्टिक्स की और ऑपरेशनल रिसर्च की। यूनिट 6 और 5 में, ये मैंने पोर्शन अलग कर लिया है थोड़ा सा, यूनिट 4 और 5, यूनिट 4 और 5 में इन्होंने अकाउंट एंड फाइनेंस की बात करी गई। अब आप बहुत ध्यान से देखो तो इसमें वो सारे सब्जेक्ट जो आपके यूनिट में डिवाइड करे थे, मैंने बहुत आसानी के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया है। अब चलिए आगे देखते हैं कि मैनेजमेंट में
जो पैटर्न एनालिसिस है, ये तो था अभी हमारा सिलेबस एनालिसिस। अब पैटर्न एनालिसिस की अगर बात करें तो किस किस पैटर्न पे किस किस सब्जेक्ट से आए हैं, ये मैंने 2018 का पेपर एनालिसिस करा है और 2019 का पेपर एनालिसिस करा है। 2018 के पेपर में एनालिसिस में यानी कि जून का पेपर और दिसंबर का पेपर है, 2019 में भी जून का और दिसंबर का पेपर मैंने एनालिसिस करा है, यानी कि 4 पेपर के पैटर्न को मैंने एनालाइज करा है, उसके बाद ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दी है। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो 2018 और 2019 में आए वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से आए। दूसरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो मार्केटिंग मैनेजमेंट से आए, 19 क्वेश्चंस पूछे गए। 2019 में 20 क्वेश्चन पूछे गए। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केटिंग या इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि 10 से 11 क्वेश्चंस हमारे इससे पूछे गए। चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं पेपर में। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स में 6 क्वेश्चन पूछे गए। 2019 में बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस हर पेपर में इसके आते ही आते हैं। तो यहाँ अगर आपने इस ट्रेंड को समझ पाए हो, इस पैटर्न एनालिसिस को आप समझ पाए हो कि अगर आप मैक्सिमम फोकस कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पर, इंटरनेशनल बिजनेस पर, उसके बाद थोड़ा सा अकाउंट एंड फाइनेंस पर, कोई भी ताकत आपको नेट क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। अब मैं थोड़ा सा क्वालिफाइंग रेशियो एनालिसिस करूंगा कि क्वालिफाइंग रेशियो क्या है इसका, इसको भी एनालिसिस आपको जानकारी देने के लिए कर दिया है कि फर्स्ट पेपर में आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है, 40% आपका क्वालिफाइंग रेशियो होता है। पेपर 2 में आपके 200 मार्क्स का है जिसमें से 40% का मतलब क्या हो गया आपका, यानी कि 80, ठीक है, आपका 80 क्वेश्चंस क्वालिफाई करा दिए जाएंगे आपको। 80 मार्क्स का मतलब 80 मार्क्स का, यानी कि 200 में से अगर 80 नंबर आप निकाल लेते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ आपको दिखाने की कोशिश करी है कि लेक्चररशिप के लिए अभी तक पिछले 2019 का डेटा है, ये 55,701 लोगों ने नेट क्वालिफाई करा। जेआरएफ के लिए 5092 स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा आपको मोटिवेशन पैदा हुआ होगा कि ट्रेंड एनालिसिस मैंने इसका पुराना देख लिया, ट्रेंड एनालिसिस देने के बाद पेपर का पैटर्न भी देख लिया, पेपर का पैटर्न देखने के बाद क्वालिफाइंग रेशियो भी देख लिया। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की। तो कॉमर्स का और मैनेजमेंट का सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 90% सिलेबस सेम है, बस 10% अकाउंट फाइनेंस के साथ इनकम टैक्स जुड़ गया है, थोड़ा सा इलेबोरेटिव है। तो यहाँ पर भी कॉमर्स के बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेआरएफ के लिए, नेट यूजीसी के लिए, तो उनमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर आप फोकस कर लें बिजनेस एनवायरनमेंट पर या इंटरनेशनल बिजनेस पर, इकोनॉमिक्स पर, पीओवीएम पर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर, मार्केटिंग मैनेजमेंट पर और अपने अकाउंट फाइनेंस पर, आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। किसी सूरत में आपका पेपर क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बात करते हैं कट ऑफ की। ये कट ऑफ एनालिसिस मैंने करा है पेपर 2 का, पेपर 2 का कट ऑफ एनालिसिस करा है। पेपर 1 का कट ऑफ मैं आपको पिछले बता चुका हूँ इस प्रीवियस स्लाइड में, मेरी सबसे पहली स्लाइड में। यहाँ कट ऑफ एनालिसिस करते हैं कोड नंबर 8, कोड नंबर 17 के लिए। आप देख रहे हो कि 2019 में जो कट ऑफ गई है दिसंबर वाले एग्जाम की, वो 55.33% गई है कॉमर्स की, ठीक है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा यहाँ पर कि जो कट ऑफ गई है जेआरएफ की, ठीक, वो जेआरएफ की गई है 60%। दिसंबर वाले एग्जाम में आप देखो 54% गई है आपकी लेक्चरशिप के लिए कट ऑफ और 60% गई है आपकी मैनेजमेंट के लिए, जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल फैक्टर है आपके लिए कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और आप करेंगे। यहाँ पर ये कट ऑफ ओबीसी की मैंने दी हुई है, एससी की दी हुई है और एसटी की दी हुई है। तो यहाँ आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि कट ऑफ भी कोई बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप मेहनत करके काम कर रहे हैं तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा आपको रोक नहीं पाएगी। अब अगला देखिए, ये मैंने जेआरएफ के लिए यहाँ पर कट ऑफ निकाली है कि जेआरएफ की अगर कॉमर्स की बात करें तो जून के एग्जाम में कॉमर्स में 62% से 68% तक कट ऑफ गई है, ठीक है। और यहाँ पर दिसंबर के एग्जाम में 61 से 68% तक कट ऑफ गई है जर्नल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो चीजें क्या है, पढ़ने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है, और कट ऑफ से या फिर एग्जाम के ऑब्स्टेकल से, हर्डल से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
चलिए, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम 3 टारगेट अपना तय कर लें, क्या टारगेट तय कर लें? पहला टारगेट कि थ्योरेटिकल पेपर जो मेरी मुट्ठी में है, पहले मैं उसको मजबूत कर लूं। जैसे कि हम लोग बड़ा कमजोर समझते हैं, जो न्यूमेरिकल वाले हैं वो थ्योरी को कमजोर समझते हैं, और थ्योरी वाले न्यूमेरिकल को कहते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको हटा देनी है दिमाग से। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है तो मैं कहूँगा कि आप पहले उसको मुट्ठी में लीजिए, क्योंकि मुट्ठी में आई चीज़ को नहीं जाने देना है किसी भी तरीके से। कहने का मतलब है कि अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आपने 70% कवर कर लिया और न्यूमेरिकल पोर्शन आपने 50% कवर कर लिया, और रैंडम आंसरिंग का मतलब अगर आपने 10% भी तुक्के आपके सही चले गए, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आपने 70% कवर कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया सही से, और न्यूमेरिकल पोर्शन अगर 50% भी आपका सही करा है, और आपने टोटल जितने तुक्के लगाए वो 10% भी आपके सही हो गए, तो नीचे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जेआरएफ से कोई नहीं रोक सकता। ये पूरी मैं एनालिसिस करने के बाद कह रहा हूँ, टोटल 3 साल की एनालिसिस करिए और दिसंबर और जून के पेपर की, उसके भरोसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप इतना कर लेते हैं और पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं तो जेआरएफ लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं? क्वेश्चन ये आता है कि कंक्लूजन तो समझ आ गया, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं? स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहली स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए हैंड इन फर्स्ट। हैंड इन फर्स्ट का मतलब जो मेरी मुट्ठी में है पहले मुझे उसको मजबूत करना है, ताकि वो मेरी मुट्ठी से ना फिसल जाए। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, मैक्सिमम के जो मुट्ठी में होता है उसी मुट्ठी में दूसरी चीजें भरने की कोशिश करते हैं और पहली चीज भी निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश ये करना है कि जो सब्जेक्ट भी आपके कमांड वाले हैं उन सब्जेक्टों पे कमांड को मजबूत करना है। इसलिए मजबूत करना है कि कहीं से भी आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछे, आपसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा स्ट्रेटेजी में होना चाहिए आपके शामिल कि डे वाइज सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी करनी है आपको। डे वाइज मतलब मंडे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है, वेडनेसडे को ये पढ़ना है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे को मुझे प्रॉब्लम लगानी ही लगानी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे देखने में मिली, अगर मैंने यहाँ पर 6 पेपर के पैटर्न एनालिसिस करे, कि मैक्सिमम क्वेश्चंस लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो थे वो साइकोलॉजिस्ट के नाम पर थे, टर्मिनोलॉजी के नाम पर थे, ठीक है, और चीजों को क्लियर लिस्ट मैच कराने के नाम पर थे मैक्सिमम, यानी कि करीबन 15 से 20% क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें उस सब्जेक्ट में किस किस साइंटिस्ट का योगदान रहा है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज होती है मैक्सिमम। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि मार्केटिंग में लोग मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन एक टर्म यूज होता है मार्केटिंग मायोपिया, इस चीज को स्किप कर देते हैं। ठीक है, मार्केटिंग इनर्शिया इसको स्किप कर देते हैं, कैनिबलाइजेशन इसको स्किप कर देते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस इसको स्किप कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको टर्मिनोलॉजी पर भी ध्यान देना है। इन टर्म क्या हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, किसने दिए थे, क्यों दिए थे, ये आपको पूरा ध्यान देना है। और आप जितने भी असर्टिव क्वेश्चंस हैं, असर्शन टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियर करना है। चौथी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए कहूंगा कि वीकेंड में आपका संडे का दिन फिक्स कर लीजिए अपना मॉक सेशंस के लिए, कि जितने मॉक सेशंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे उतना ही फायदा हो जाएगा, उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता चला जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी निगेटिविटी आने मत दीजिए। भले ही आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, लेकिन आपके दिमाग में ख्यालात, आपके दिल में ख्यालात पॉजिटिव होने चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि वर्ड बियॉन्ड जेआरएफ, आप मेहनत करिए, ताकत लगाइए, लेकिन एक जुनून सवार मत होने दीजिए, एक उस हद तक मत पहुंचने दीजिए अपने जुनून को कि कुछ गलत हो जाए। क्योंकि दुनिया जेआरएफ के आगे भी है, दुनिया नेट के आगे भी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग नेट नहीं निकाल पाते हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पाती, या वो अच्छा पढ़ा नहीं पाते हैं, या वो अच्छा कर नहीं पाते हैं, या जो लोग जेआरएफ नहीं होते हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ड बियॉन्ड जेआरएफ भी है। कैसे है ये भी मैं आपको यहां पर बता दूं। देखिए, 2 चीजें हैं यहां पर ध्यान देने की। बहुत से लोगों को जेआरएफ तक ही पता होता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि जेआरएफ के आगे भी दुनिया है। जेआरएफ के आगे की दुनिया को कहते हैं एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आप पीएचडी कर लेते हो तो ये आपको फेलोशिप मिलती है। इवन पीडीएफ, पीडीएफ का मतलब होता है पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप। ये पीएचडी के बाद की चीजें हैं। आप कहीं से भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, आप कहीं भी स्टेट यूनिवर्सिटी से, आप ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर लेते हैं, सही सब्जेक्ट में कर लेते हैं, ईमानदारी से पीएचडी करते हैं, तो उसके आगे भी ब्राइट फ्यूचर है।
आप पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता है, वो सिर्फ नेट और जेआरएफ ही जानते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बताने के लिए, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ बता दूं कि एसआरएफ भी एक चीज होती है जो आप डीएसटी से, डीवीटी से, डीएई से, डीआरडीओ से, एमएचआरडी से, आईसीएआर से, आईसीएमआर से, आईआईटी से, ट्रिपल आईटी से, आईएससी से, यहाँ से आप जो है एप्लीकेशंस निकलती हैं, एंट्रेंस होते हैं, इसके थ्रू आप एसआरएफ कर सकते हैं। इवन अगर आपने जो है पीएचडी किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करी है, तब भी आप ये प्रोजेक्ट उस यूनिवर्सिटी के थ्रू, अपने गाइड के थ्रू उठा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और आपकी जानकारी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एसआरएफ के अलावा भी एक चीज होती है जिसको कहते हैं पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। आपको बता दूं यहाँ पर कि आपकी जेआरएफ ना निकलने से क्या नुकसान हुआ और एसआरएफ करने से क्या फायदा हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी मैंने एक दिया हुआ है कि सपोज करिए जेआरएफ आप निकाल लेते तो आपको 25,000 से 30,000 रुपए, 35,000 रुपए तक एक आपको स्कॉलरशिप मिलती। ठीक है, आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के से या आप किसी स्टेट अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर कर दिया जाता है कि आप हमारे अंडर में यहाँ पर पीएचडी करिए, आप काउंसलिंग के थ्रू जाते। ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जा पाए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपनी पीएचडी करिए। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है ईश्वर को उससे अच्छी चीज मंजूर हो। ठीक है, आप एसआरएफ के लिए अप्लाई करिए, आप पीएचडी कंप्लीट करिए, पीएचडी कंप्लीट करने के बाद चीजों को समझिए, ठीक है, पढ़ाइए 1-2 साल, उस पीएचडी की रिसर्च को, उस मेथड को, उस रिसर्च मेथोडोलॉजी को अप्लाई करिए स्टूडेंट्स पर, और फिर आप अप्लाई करिए पीडीएफ के लिए, यानी कि पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए। पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप हमेशा पीएचडी के बाद करी जाती है और 3-4 साल पूरे होने के बाद ही आप कर सकते हैं। और पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के बाद आप एसआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर के लिए भी, डीलिट जिसे कहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीडीएफ में यहाँ पर कुछ जानकारी मैंने दी है कि लगभग वहां आपको मिल रहे थे 25 से 35,000 रुपए, यहाँ पर पीडीएफ में फेलोशिप आपको मिलती है या एसआरएफ में फेलोशिप मिलती है 55,000 पर मंथ, प्लस एचआरए अलग मिलता है, जो कि जेआरएफ की से अलग चीज है, जेआरएफ से थोड़ी सी एडवांस चीज है। ठीक है, इसके अलावा इतना ही नहीं, आपको रिसर्च ग्रांट मिलती है 2 लाख रुपए पर एनम, और ओवरहेड के लिए आपको 1 लाख रुपए पर एनम मिलता है। तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस हिम्मत से, नॉलेज से, स्मार्ट वर्क से, ठीक है, आगे बढ़ना है, चीजों को समझना है, लोगों से कनेक्ट होना है। ठीक, और लास्ट में मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे को फॉलो करें माई ई क्लासेस पर, यूट्यूब पर माई ई क्लासेस को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फेसबुक पेज पर माई क्लासेस के आप जो है मुझे सर्च कर सकते हैं, वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। इवन टेलीग्राम पर माई ई क्लासेस यूजीसी नेट विद प्रबोध नाम से आप सर्च कर सकते हैं, मुझे पिंग कर सकते हैं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को सुन सकते हैं, सब्जेक्टिव लेक्चर्स एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज। ठीक है, अनअकैडमी पर आप प्रबोध गौड़ को फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होइए, चीजों को समझिए, ठीक है, मेहनत करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जेआरएफ के लिए क्लियर मत करिए, उसके लिए क्लियर करिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाने जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग करते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, तो आपके बच्चे को आपको नॉलेज देनी है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नेट वाले बच्चे या जेआरएफ क्वालिफाई वाले बच्चे ही अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। जो लोग नेट या जेआरएफ नहीं होते हैं, नॉर्मल पीएचडी होते हैं, वो भी अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, और हमेशा अपने दिमाग में रखिए, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फजूल है कद आसमान का। बस कदम बढ़ाइए, भीड़ मत बनिए, ठीक है, भीड़ को अपनी तरफ खींचिए। हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहना है आपको, स्ट्रेटेजी बना के काम करना है आपको, और फोकस्ड होकर काम करना है। माई ई क्लासेस को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। अगले लेक्चर में मैं बहुत जल्दी मिलूंगा कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जो यूजीसी नेट के लिए और यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक आप मुझे फॉलो करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।